राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझे जो सिलेबस भेजा है टीजीटी का, उसका जो पहला चैप्टर है उसी को मैं आज बता रही हूँ। इसके बाद मैं उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी, फिर आप उसका जवाब देना। बच्चों, आहार और पौष्टिकता की संकल्पना, कंसेप्ट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हम सब जानते हैं कि आहार और पोषण फूड एंड न्यूट्रिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें खाने को नहीं मिले 1 दिन या 2 दिन, तो ऐसा एहसास होता है कमजोरी आ जाती है हमारी बॉडी में। कहते हैं अन्न ही ब्रह्म है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो वीकनेस तो आती ही आती है, और वीकनेस के कारण उससे संबंधित जो दूसरी एक्टिविटी है, शारीरिक क्रियाशीलता है, वह कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो उसका ज़्यादा दिमाग, सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी भोजन के इर्द गिर्द ही घूमता है। आप खास करके देख लो, अगर आप जिस दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन आपको लगेगा, मान लो आप जब अपने एकादशी व्रत कर ली, या सोमवार का व्रत कर लिया, या छठ का व्रत कर लिया, या करवा चौथ कर लिया, उस दिन आप देखोगे क्या मैक्सिमम व्यक्ति का दिमाग खाने पीने में ही लगा रहता है कि फलाहार में अब क्या किया जाएगा, दूसरे दिन हमें क्या खाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें डिपेंड करता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो आज मैं आपको आहार की संकल्पना के बारे में आपको बता रही हूँ। आहार किसको कहते हैं? आहार क्या है? आहार उसे कहेंगे जब हम एक थाली में, एक प्लेट में जितनी मात्रा में हम भोजन को ग्रहण करते हैं, कितनी, जैसे 2 रोटी हो गया, एक प्लेट में थोड़ा सा चावल हो गया, या तो 1 कटोरी दाल हो गया, सब्जी हो गई, पापड़ हो गया, अचार हो गया। तो एक बार में एक व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है, वह भोजन की मात्रा उस व्यक्ति के लिए उस समय का आहार कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है भोजन। भोजन क्या है? वह सभी प्रकार का ठोस और तरल पदार्थ जिसको हम खाते हैं, जिसको हम पीते हैं, जो खाने की योग्य हो, जो पीने की योग्य हो, जिसको हम आसानी से पचा सकें, जिससे शरीर की ऊर्जा मिलती हो, जिससे उष्णता मिलती हो, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरत हो, ऊतकों की जो मरम्मत करता हो, जो पोषित करता हो, उसको हम कहते हैं भोजन। ठीक है, तो आपको आहार समझ में आ गया कि एक बार में एक व्यक्ति जितना अपना थाली में लेकर के भोजन को ग्रहण करता है, वह उस व्यक्ति का उस वक्त का आहार कहलाता है। और भोजन वह है जिसे व्यक्ति खाता है, पीता है, जो खाने योग्य होते हैं, पीने योग्य होते हैं, जिसके कारण उसकी शरीर का वृद्धि और विकास होता है, जिससे उस शरीर की ऊर्जा मिलती है, जिससे वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जिससे उसके तंतुओं की मरम्मत होता है, जिससे शरीर का पोषण होता है, वह कहलाता है भोजन। तो 2 चीज़ समझ में आपको आ गया। तीसरा होता है संतुलित आहार। भोजन तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। अक्सर हम भारतवासियों के आहार, जो भोजन होता है, अनबैलेंस्ड होता है, असंतुलित होता है। दोनों ही प्रकार के, दोनों ही वर्ग के लोगों को, अमीर वर्ग के में भी और गरीब वर्ग में भी। अमीर वर्ग के लोग जहां अति पोषण से ग्रसित हैं, वहीं पर गरीब वर्ग के लोग अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं दोनों ही। तो संतुलित आहार उसमें कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशा, ये 7 पोषक तत्व उस व्यक्ति के उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार, शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार अगर बैलेंस हो, उसकी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग हो, तब तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। एक ही परिवार में वही भोजन एक व्यक्ति के लिए बैलेंस डाइट कहलाएगा और दूसरे के लिए अनबैलेंस डाइट कहलाएगा। मान लो जिस बच्चे की उम्र कम है या गर्भवती माता है, तो गर्भवती माता को भी वही आहार दिया जाएगा और सामान्य महिला को भी वही आहार दिया जाएगा, उतना ही पोषक तत्वों से युक्त दिया जाएगा। तो सामान्य महिला के लिए तो वो आहार फिर भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन गर्भवती माता के लिए वह आहार अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि उसके आहार में
ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में विटामिन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खनिज लवण चाहिए, तो उनको उनकी भोजन डिपेंड करता है उसकी शारीरिक अवस्था पर और शारीरिक क्रियाशीलता पर। दो चीज़ें समझ में आ गई। अब असंतुलित आहार किसको कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया संतुलित आहार में जब व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसकी क्रियाशीलता, उसकी उम्र, उसकी अवस्था, उसको देखते हुए अगर आहार उचित मात्रा और उचित अनुपात में रहता है तो उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। और यहीं पर अगर कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, कोई न्यून मात्रा में है, उसको व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको असंतुलित आहार कहते हैं, कहलाता है वो। मान लो आपके आहार में केवल दाल और रोटी है, तो दाल और रोटी से क्या मिलेगा? दाल से तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा और रोटी से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। लेकिन खनिज लवण और विटामिन आपको नहीं मिल रहा है। वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको वेजिटेबल से, फ्रूट से, मिल्क से, पर वो चीज़ आपके आहार में सम्मिलित नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, असंतुलित आहार समझ गए। इसके बाद आता है सुपोषण। सुपोषण किसको कहेंगे? जब आपका पोषण बढ़िया किस्म का हो, वही संतुलित आहार वाली बात है, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित अनुपात में विद्यमान होते हैं, उसको हम सुपोषण कहते हैं, उचित पोषण कहते हैं। और जब व्यक्ति के आहार में किन्हीं खाद्य पदार्थों की न्यूनता होती है या अधिकता होती है तो कहलाता है कुपोषण। तो कुपोषण के कारण भारत के अमीर वर्ग भी उससे पीड़ित है और गरीब वर्ग भी पीड़ित है। अमीर वर्ग जहां अधिक पोषण लेने के कारण, अधिक वसा लेने के कारण, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने के कारण पोषण अधिकता बीमारी से ग्रसित है, वहीं पर गरीब वर्ग के लोग नहीं खाने के कारण, ये अल्प भोजन के कारण पोषण न्यूनता जनित रोग से ग्रसित है। तो जिसके आहार में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, अधिक मात्रा में वसा है, वैसे लोग मोटापा का शिकार होते हैं। और जब मोटापा के शिकार होते हैं तो मोटापा से उत्पन्न कई रोग उनको घेर लेते हैं, जिनमें खास करके आपको हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, डायबिटीज है। ये सारे पोषण अधिकता के कारण हो रहा है कि जितना भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उतना का उतना भोजन से उत्पन्न जो कैलोरी है, अगर आपकी बॉडी उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसका यूटिलाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जितना लिया है उतना ही खर्च नहीं कर पाता है, तो आप धीरे धीरे वो जो ऊर्जा है, कैलोरी है, वो धीरे धीरे आपके बॉडी में जमा होते चला जाता है एज ए एडिपोज टिश्यू। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में परफॉर्म करता है वो, और फिर वो मोटापा बढ़ता है, हार्ट डिजीज बढ़ता है। तो वो भी आपका कुपोषण है, और वो है अति पोषण के कारण, जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं तब। इसके बाद आता है अल्प पोषण। जैसा कि मैंने आपको बताया, गरीब लोगों को के भोजन में जब पर्याप्त मात्रा में बेचारे को दाल और रोटी खाने को नहीं मिलेगा, है ना, पर्याप्त मात्रा में अगर उसके घर में दाल और रोटी ही नहीं खाने को है तो अल्प पोषण कहलाएगा और पोषण न्यूनता जनित बीमारी उसको हो जाएगी। जैसे छोटा बालक है, अगर उसके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो उसको सूखा रोग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैरास्मस। इसी तरह से अगर बालकों के आहार में कार्बोहाइड्रेट तो है उचित मात्रा में, लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पीने को मिल रहा है गरीबी के कारण, है ना, तब उसको क्वाशेरकोर नामक बीमारी हो जाती है। तो मैरास्मस और क्वाशेरकोर के बारे में आपको मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगी कि ये दोनों के क्या लक्षण हैं। मैरास्मस जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, आप खुद देखे होंगे, गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उनकी देखोगे कि शक्ल में रौनक नहीं रहता है, बालों में चमक नहीं होती है, त्वचा में चमक नहीं होता है, बच्चा रोता बिलखता हुआ रहता है, पेट आगे की ओर निकला हुआ रहता है, छाती पीछे की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो ये मैरास्मस से पीड़ित बच्चे की लक्षण होते हैं। वहीं क्वाशेरकोर में बच्चा फूला फूला दिखता है, मून फेस उसका रहता है, लेकिन
उसकी जो हाथ पैरों की पेशियां हैं उन पेशियां नहीं होती हैं या कम होती हैं, उसको हम कहते हैं क्वाशियोरकोर। ठीक है, बात दोनों समझ में आ गई। अगर बालकों के आहार में विटामिन और खनिज लवण की कमी होती है तो खनिज लवण की कम या व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के, बालक छोड़ो, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वृद्धजन हो, चाहे वो यंग हो या प्रेग्नेंट मदर हो या लैक्टेटिंग मदर हो, अगर उनके आहार में विटामिन की कमी होती है तो विटामिन न्यूनता जनित बीमारी हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगा, B1 की कमी होगी बेरी हो जाएगा, B2 की कमी हो जाएगी तो जो होठों के दोनों किनारे हैं वो फट जाएंगे, जीभ में छाले हो जाएंगे, होठ में से खून निकलने लगेगा, होठ फटने लगेगा। अगर उसको विटामिन B12 की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को परनीसियस रक्त अल्पता हो जाएगा। विटामिन C की कमी होगी जो सभी प्रकार के खट्टे फलों में मिलता है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, गुआवा और आंवला में मिलता है। अगर वो नहीं में होगा तो उसको स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन D की कमी होगी तो बालकों में रिकेट्स, वृद्धजन में ओस्टोपोरोसिस, प्रेग्नेंट मदर में ओस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाएगा। तो ये सारी जो पोषण न्यूनता जनित बीमारियां हैं वो अल्प पोषण के कारण होते हैं, और पोषण अधिकता जनित बीमारियां हैं वो खास करके अमीर वर्ग के लोगों में होता है, या खास करके उनमें भी होता है जिनमें जिसकी बॉडी इस तरह से फंक्शन कर रहा है, कुछ चीज़ों को पचा ही नहीं पा रहा है, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, उसको अपने में समाहित नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी अतिपोषण के कारण उत्पन्न बीमारियां हो जाएंगे, जिसमें हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, ये सब हो जाते हैं। तो चलो आज मैं अपने वीडियो को यहीं मैं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले बात में अगली वीडियो के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय।